सुबह 9 बजे में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज नहीं चुका पाने वाले ग्रीस बना पहला विकसित देश। यूरोपियन यूनियन का तत्काल मदद से इनकार। आज फिर होगी बातचीत। इंडोनेशिया में विमान हादसे में 116 लोगों की मौत। रिहायशी इलाके में मलबा गिरने से कई इमारतों को नुकसान। भारत समेत कई देशों ने जताया दुख। प्रधानमंत्री आज करेंगे डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत। डिजिटल लॉकर और ई शिक्षा जैसे कई कार्यक्रम होंगे शुरू। निवेश और रोजगार को बढ़ावा। महाराष्ट्र के आरोपी मंत्रियों पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े के खिलाफ साझा रणनीति अपनाएंगे कांग्रेस और एनसीपी। पंकजा के खिलाफ कांग्रेस का सबूत पेश करने का दावा। और अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 5000 भक्तों का पहला जत्था रवाना। सुरक्षा का जायजा लेने जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। और आज सुबह 9 बजे की शुरुआत कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। यूरोपीय देश ग्रीस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कर्ज चुकाने में नाकाम रहा है। ऐसा करने वाला वो पहला विकसित देश है। यूरोपीय संघ ने भी ग्रीस को तुरंत मदद देने से इनकार कर दिया है। राहत की बात इतनी है कि ग्रीस के नए प्रस्ताव पर आज फिर चर्चा होगी। IMF के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई विकसित देश कर्ज चुकाने में नाकाम रहा है। ग्रीस पर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। उसे पहली किस्त के तौर पर 30 जून तक 12,000 करोड़ रुपए चुकाने थे। IMF ने कहा है कि पुराना कर्ज चुकाने के बाद ही ग्रीस को नई मदद मिलेगी। दरअसल ग्रीस ने कर्ज चुकाने के लिए यूरोपीय यूनियन को नया प्रस्ताव भेजकर मदद मांगी थी। प्रस्ताव में 2 साल के लिए मदद मांगी गई थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने उसका प्रस्ताव खारिज कर दिया। ग्रीस के कर्ज संकट पर यूरोपीय यूनियन अब नए सिरे से विचार करेगा। What we could consider, but we will have another conference call tomorrow, is further talks on a new program. But given the current political position that the Greek government is taking, it's very difficult to have constructive talks. अमेरिका भी ग्रीस संकट के हल के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यूरोपीय देशों के कई नेताओं से बात कर इस संकट का समाधान खोजने पर जोर दिया। I've spoken to my European counterparts, encouraging them to find a path towards resolution. So it's something that we take seriously, but it's not something that I think should prompt overreactions. And so far, I think the markets have properly factored in the risks involved. भारत जैसे देश भी ग्रीस संकट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने आशंका जताई है कि निवेशक भारतीय बाजारों से पैसा निकाल सकते हैं। It doesn't affect us directly to the extent that it affect the euro. There might be an indirect impact because there would be, I guess, weakening of the euro vis-a-vis the dollar. यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव पर रविवार को ग्रीस में जनमत संग्रह होना है। इसके समर्थन और विरोध में एथेंस में लगातार रैलियां हो रही हैं। मंगलवार को हुई एक रैली में लोगों ने यूरोजोन में बने रहने के पक्ष में मतदान करने की अपील की। माना जा रहा है कि इस जनमत संग्रह में ही ग्रीस के यूरोजोन में बने रहने पर फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इंडोनेशिया विमान हादसे में 116 लोगों के मारे जाने की खबर है। उड़ान भरने की थोड़ी ही देर बाद सेना का विमान C-130 हरक्यूलिस हादसे का शिकार हो गया। विमान में 12 क्रू मेंबर समेत 113 लोग सवार थे। हादसे पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गहरा दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। रोते बिलखते लोग और अपनों को तलाशती आंखें। इंडोनेशिया के मेदान शहर में विमान हादसे के बाद अपनों को खोजने पहुंचे लोगों के हाथ लगी तो सिर्फ मायूसी। 5 orang keluarga saya, Pak. Berapa orang dewasa? Adik saya, suami istri. Ya. Anak gadisnya 1. Keponakan kami 2. इंडोनेशियाई वायुसेना का परिवहन विमान हरक्यूलिस C-130 उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद
हादसे का शिकार हो गया। देखते ही देखते विमान में आग लग गई। चश्मदीदों के मुताबिक जोरदार धमाके के साथ विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। मीदान शहर के रिहायशी इलाके में विमान गिरने से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। इंडोनेशियाई वायुसेना ने इसमें सवार सभी लोगों के मारे जाने की आशंका जताई है। Pilot ya, penerbangnya itu minta return to base, minta kembali ke pangkalan. Berarti setiap pilot kalau minta kembali ke pangkalan pasti ada yang trouble, pasti ada yang rusak. हादसा किस वजह से हुआ अभी पता नहीं चल सका है, लेकिन वायुसेना के मुताबिक विमान के पायलट ने तकनीकी खामी की वजह से विमान उतारने की अनुमति मांगी थी। Atau laporannya adalah 101 penumpang, ya krunya 12. Pak, kru 12 Pak ya? Krunya 12, 3 penerbang, 1 navigator, 8 teknisi. इससे पहले 28 दिसंबर को इंडोनेशिया के सुरबाया से सिंगापुर जा रहा एयर एशिया के विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 162 लोग मारे गए थे। वहीं इस इलाके में बीते 10 साल में इस तरह का ये दूसरा विमान हादसा है। सितंबर 2005 में बोइंग 737 विमान इसी इलाके में गिरा था, जिसमें कुल 143 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक समझौते के लिए बातचीत की समय सीमा 7 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले 30 जुलाई को ईरान और पश्चिमी देशों के बीच परमाणु समझौते की समय सीमा समाप्त हो गई। पश्चिमी ताकतें चाहती हैं कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और ना उस दिशा में कोई काम करे। वहीं ईरान अपने ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना चाहता है। फिलहाल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जर्मनी ईरान के साथ विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक समझौते के लिए वियना में बातचीत कर रहे हैं। अगर ये ऐतिहासिक करार अपने अंजाम तक पहुंचता है तो आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान को बड़ा फायदा होगा। साथ ही दोनों पक्षों के बीच 12 सालों से चला आ रहा गतिरोध भी खत्म हो जाएगा। भारत ने आतंकवाद से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुछ स्थायी सदस्यों की बेरुखी की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत अशोक मुखर्जी ने कहा कि आतंकियों पर लगाम लगाने में कुछ स्थायी सदस्यों की उदासीनता से कई सवाल उठते हैं। मुखर्जी का इशारा लखवी की रिहाई पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के भारत के प्रस्ताव पर चीन के वीटो लगाने पर था। यूएन चार्टर स्वीकार करने के 70 साल पूरा होने के मौके पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुए कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। बावजूद इसके उचित कार्रवाई नहीं करने से आतंकवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में परिषद की क्षमताओं पर भी सवालिया निशान लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित समारोह में डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत करेंगे। इसका मकसद 2019 तक सभी पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लेकर विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में वाईफाई और सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री डिजिटल लॉकर, ई रिक्शा, ई स्वास्थ्य, ई पहचान और राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल जैसी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। राजधानी के अलावा देश के 600 जिलों में डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म के तहत चल रही गतिविधियों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साउथ ब्लॉक में आज केंद्रीय कैबिनेट और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अहम बैठक है। इसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसमें निर्धारित सीमा से ज्यादा प्याज की जमाखोरी पर प्रतिबंध को 1 साल आगे बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। इसके अलावा बैठक के एजेंडे में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और कजाकिस्तान के साथ कुछ समझौते भी शामिल हैं। उद्योग संगठन सीआईआई और फिक्की के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी समस्याएं सामने रखी हैं। दोनों उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रधानमंत्री ने कल अलग अलग मुलाकात की। उद्योगपतियों ने पूंजी की बढ़ती लागत, कारोबार में आ रही दिक्कतें और टैक्स से जुड़े मामलों पर अपनी दिक्कतें रखी। उद्योग संगठनों ने प्रधानमंत्री को बताया कि पूंजी लागत बढ़ने से निवेश नहीं बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि उद्योग संगठनों ने सरकार के काम की तारीफ की और कहा है कि पिछले 1 साल में उठाए गए कदमों का असर दिख रहा है। कांग्रेस जीएसटी बिल में 5 संशोधनों की मांग करेगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक तंबाकू उत्पाद और बिजली को जीएसटी में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस चाहती है कि जीएसटी के अतिरिक्त लगने वाला 1% का टैक्स भी हटाया जाए। इस 1% टैक्स से होने वाली कमाई मैन्युफैक्चरिंग राज्यों को मिलनी है। पार्टी को लगता है कि इससे गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों को ही फायदा होगा।
कांग्रेस मुआवजा तय करने के प्रावधान को स्पष्ट करने की मांग भी करेगी। साथ ही विवाद निपटारे के लिए यूपीए के बिल में रखे गए प्रावधान को भी दोबारा शामिल करने की मांग होगी। कांग्रेस चाहती है कि जीएसटी की दर किसी भी कीमत पर 18% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सीपीआई ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों की आलोचना की है। पार्टी का कहना है कि सरकार अर्थव्यवस्था में सुधार में असफल रही है। इसके लिए सीपीआई ने सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार बताया है। चंडीगढ़ में कल पार्टी की शुरू हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध किया गया। बैठक में साल के आखिर में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की गई। साथ ही वाम दलों की एकजुटता पर जोर दिया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री पर आपराधिक साठगांठ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने धौलपुर पैलेस को सरकारी संपत्ति साबित करने के पक्ष में 4 नए दस्तावेज पेश किए। साथ ही वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह पर सरकारी संपत्ति को निजी बताकर 2 करोड़ का मुआवजा लेने का आरोप लगाया है। धौलपुर पैलेस को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। मंगलवार को कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों को बीजेपी ने गुमराह करने की कोशिश करार दिया। राजस्थान बीजेपी ने वसुंधरा राजे के समर्थन में दस्तावेज पेश किए। The defendant herein disclaim any right, title or interest in any manner whatsoever in all immovable properties belonging to the erstwhile state ruler of Dholpur, including the city palace Dholpur. इससे पहले कांग्रेस ने धौलपुर पैलेस के सरकारी संपत्ति होने का दावा दोहराया। इसके समर्थन में 4 और दस्तावेज पेश किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी पर कोर्ट के आदेश को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कोर्ट में केवल चल संपत्ति को लेकर करार किया गया था। जयराम रमेश ने कहा कि वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने सरकारी संपत्ति को निजी बताकर 2 करोड़ का मुआवजा भी हासिल किया। उन्होंने झूठे तरीके से समझा। ये जो भरतपुर जज का निर्णय है मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं। और जितना तक मेरी जानकारी है धौलपुर महल अभी तक मूवेबल नहीं बना है। सोमवार को कांग्रेस ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर ललित मोदी के साथ मिलकर धौलपुर महल को हथियाने और होटल में बदलने का आरोप लगाया था। इसके समर्थन में कांग्रेस ने 6 दस्तावेज पेश किए थे। इसके जवाब में राजस्थान बीजेपी ने सरकारी और कोर्ट के दस्तावेज पेश कर कांग्रेस के आरोपों को आधारहीन करार दिया। कांग्रेस वसुंधरा राजे पर ललित मोदी की मदद और कारोबारी रिश्ते का आरोप लगा चुकी है। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे ललित मोदी की मुश्किल बढ़ सकती है। सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनुरोध पत्र सिंगापुर और मॉरिशस भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे महाराष्ट्र के मंत्रियों विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे के खिलाफ कांग्रेस और एनसीपी साझा रणनीति अपनाएंगे। 13 जुलाई से शुरू हो रहे विधानमंडल के सत्र की रणनीति बनाने के लिए दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेता कल मुंबई में मिले। उधर महाराष्ट्र सरकार ने अपने दोनों मंत्रियों का बचाव किया है, जबकि बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देने की सलाह दी है। पंकजा मुंडे भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगी। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के मंत्रियों विनोद तावड़े और पंकजा मुंडे के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। दोनों मंत्रियों का इस्तीफा मांगते हुए मंगलवार को मुंबई में पार्टी समर्थकों ने प्रदर्शन किया। पार्टी ने इस मामले में पूर्व सहयोगी एनसीपी के साथ सहयोग करने का फैसला भी किया है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने महाराष्ट्र एसीबी को महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे के खिलाफ सबूत देने का दावा किया। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम ये सवाल या निशान उठाते हैं। ये इसके ऊपर ये पूरी तरह से जो हुआ है, जिस तरह से आवंटन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, पूरी तरह से ये प्रोसेस गलत है और निश्चित तौर पर इसको लॉजिकल एंड में लेके जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में सहयोगी शिवसेना ने भी बीजेपी पर दबाव बढ़ा दिया है। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि दोनों मंत्रियों को इस्तीफा देकर आरोपों का सामना करना चाहिए। एनसीपी भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जवाब मांग रही है। ऐसी क्या वजह थी कि इन्होंने ई टेंडरिंग किए बिना बजटेड प्रोविजन से ज्यादा की खरीदारी, जिस पे प्रधान सचिव का भी ऑब्जेक्शन आया है, खरीदारी क्यों की, ये महाराष्ट्र की जनता को जानने का हक है।
उधर महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार दोनों मंत्रियों के बचाव में खड़ी है। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव आया था और वित्त विभाग की आपत्ति के बाद इसे रोक दिया गया। मगर शिक्षण मंत्री महोदय को जो वित्त विभाग ने कुछ दोष और त्रुटियां बताई, उसके बाद शिक्षण मंत्री ने यह बताया कि हमें नहीं खरीदना है। 1 रुपया दिया नहीं गया, 1 रुपया छोड़ो 1 पैसा नहीं दिया गया। खुद फिरियादी शिक्षण मंत्री है तो आरोपी कैसा बन सकते हैं? शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े पर स्कूलों के लिए 191 करोड़ रुपए के आग बुझाने वाला उपकरण खरीदने का ठेका बिना ई टेंडर के देने का आरोप लगा है। वहीं महिला और बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे पर उनके मंत्रालय की ओर से बिना टेंडर दिए 206 करोड़ रुपए की खरीदारी और अपने करीबी को जालना में बांध बनाने का ठेका देने का आरोप है। लंदन से मंगलवार को लौटी पंकजा मुंडे ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका जाने वाली फ्लाइट जानबूझकर लेट कराने के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एयर इंडिया की मुंबई से नेवाक जाने वाली फ्लाइट सोमवार को करीब 1 घंटे देर से रवाना हुई थी और इस फ्लाइट से फडणवीस अमेरिका रवाना हो रहे थे। कहा जा रहा है कि उनके साथ मौजूद उनके प्रधान सचिव प्रवीण परदेसी के पासपोर्ट के साथ वैध अमेरिकी वीजा संलग्न नहीं था, जिसे घर से मंगवाने में हुई देरी की वजह से फ्लाइट लेट हुई। वहीं एयर इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि फ्लाइट कई अलग अलग कारणों से 57 मिनट की देरी से रवाना हुई। उन्होंने बताया कि फ्लाइट के देर से रवाना होने का कारण ऑपरेशनल और तकनीकी था। थोड़ी देर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कारण भी देर हुई। दिल्ली सरकार के लिए राजधानी में वैट बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली विधानसभा ने मंगलवार को दिल्ली वैट संशोधन विधेयक 2015 ध्वनिमत से पारित कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस ने सरकार के इस कदम को जन विरोधी बताया है। इस बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर उन्हें काम न करने देने और परेशान करने का भी आरोप लगाया है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर काम न करने देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के कामकाज में केंद्र सरकार का दखल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह से उन्होंने माहौल बना दिया दिल्ली सरकार के अंदर, आज दिल्ली सरकार में 2 होम सेक्रेटरी हैं जी, एक नरेंद्र मोदी जी के होम सेक्रेटरी, एक दिल्ली सरकार के होम सेक्रेटरी। दिल्ली में वैट की दरें न बढ़ाने के वादे के बावजूद आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी में वैट बढ़ाने का रास्ता साफ कर लिया है। वैट संशोधन विधेयक 2015 पारित होने के बाद दिल्ली सरकार कैबिनेट की बैठक करके अब कभी भी वैट की दरों में 30% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि दिल्ली सरकार का कहना है कि उन्होंने सिर्फ वैट दरों को लचीला बनाया है और इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। विधेयक पे चर्चा के प्रस्ताव से पहले ही वो लोग बिल फाड़ के भाग गए। चर्चा हुई है, उसके बाद मैंने वक्तव्य दिया है, सोमनाथ जी बोले हैं, और भी अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि और भी कोई सदस्य रखना चाहे, तो चर्चा का जब प्रस्ताव आया तो उन्होंने चर्चा के प्रस्ताव का विरोध किया। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में वैट संशोधन विधेयक पेश करते वक्त बीजेपी विधायक वेल में आ गए और उन्होंने विरोध जाहिर किया। बढ़ते हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी के तीनों विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद ध्वनिमत से इस विधेयक को पारित कर दिया गया। विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम को जन विरोधी बताया है। जनविरोधी फैसला था और ये धोखा था दिल्ली की जनता के साथ। और आप दिल्ली में पेट्रोल प्रोडक्ट्स के, सॉफ्ट ड्रिंक के और बाकी तमाम चीज़ों की आप कीमत बढ़ा रहे हैं, तो ये तो दिल्ली में महंगाई थोप रहे हैं आप। ये बड़े अजीब सी बात है, क्योंकि हम लोगों ने देखा चुनाव से पहले इसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर वैट का रेजिम्स और वैट का रेट सबसे कम होगा पूरे देश में। अब जो इन्होंने अमेंडमेंट करा है उसमें वैट दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा एक तरीके से हो जाएगा। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा से वित्त वर्ष 2015-2016 के लिए बजट भी पारित हो गया। 41,129 करोड़ रुपए के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन क्षेत्र में ज्यादा खर्च करने की बात कही गई है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह व्यापम घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में करवाने को लेकर एक याचिका दायर की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी निगरानी करे। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापम से जुड़े कई आरोपियों की संदिग्ध हालात में मौत हो चुकी है और इस मामले में रोजाना नए तथ्य सामने आ रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में 41 आरोपियों की मौत की खबरों को आधारहीन बताया। उन्होंने कहा कि 7 जुलाई 2013 को मामला सामने आने के बाद से इससे संबंधित सिर्फ 14 लोगों की मौत हुई, जबकि 11 लोगों की मौत इससे पहले हुई थी। कितने और लोग मरेंगे उसके बाद लोगों को बात समझ में आएगी। मैं इसको पिछले 2-3 साल से कह रहा हूं
ना तो मीडिया हमारी बात सुनता था, ना और मेरी बात सुनते थे। ये सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें बहुत बड़ी ताकतें लगी हुई हैं और मैं समझता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस पर अब तरजीह देना चाहिए। फिलहाल यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 19 महीने की नन्ही पर्वतारोही। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच पवित्र अमरनाथ यात्रा आज से शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा दर्शन के लिए आज सुबह रवाना हुआ। यात्रा मार्ग पर करीब 2400 अतिरिक्त बीएसएफ जवानों को तैनात किया गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। हर हर महादेव के जय घोष के साथ पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। करीब 5000 भक्तों का पहला जत्था जम्मू के भगवती बेस कैंप से पवित्र अमरनाथ गुफा की तरफ रवाना हो गया। वाहनों का पहला जत्था अर्धसैनिक बलों के एस्कॉर्ट में रवाना हुआ। इस यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। प्रशासन भी पूरा सपोर्टिव है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं, सब अच्छी तरह से सब क्लीन है, चारों तरफ अच्छा वातावरण है, सर हर तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं इधर। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं था जो इतना अच्छा लोगों को सब लोग इकट्ठा होंगे, इकट्ठा सब मिलके जाएंगे। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पहलगाम तक के यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बल तैनात हैं। रास्ते पर सेना के साथ साथ स्थानीय पुलिस की भी नजर है। ऑप शिवा 2015 के तहत आर्मी ने अपना डोमिनेशन शुरू कर दिया है, जो कि एक ओवरऑल यात्रा में प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल सिक्योरिटी का काम करेगा। और हम CAPF से के साथ मिलके पूरा यात्रा शांतिपूर्वक हो जाए, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। हमारा जो यात्रा का रूट है उस पर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, चाहे वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे आर्मी की रीडिप्लॉयमेंट हो, वो पूरा इलाका जो है अच्छी तरीके से सिक्योरिटी ग्रिड वहाँ पे लगाई जा चुकी है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के भी शामिल होने की संभावना है। वो पवित्र गुफा के दर्शन के साथ साथ सुरक्षा हालात का भी जायजा लेंगे। 59 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा 29 अगस्त को खत्म होगी। इस यात्रा में 5 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात मौसम की। राजस्थान में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मंगलवार को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने राजस्थान में अगले 24 घंटे तक आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान जताया है। वहीं उत्तराखंड में रुक रुक कर हो रही बारिश के बावजूद बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा जारी है। मंगलवार को करीब 800 श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए। और इधर जून के महीने में सामान्य से 16% ज्यादा बारिश होने के बावजूद मौसम विभाग ने कई राज्यों में मानसून धीमा होने की बात कही है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु और पुदुचेरी में सामान्य से कम बारिश हुई है। विभाग ने कृषि विभाग से कम बारिश से पैदा होने वाले हालात से निपटने को तैयार रहने के लिए कहा है। झारखंड की राजधानी रांची में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। रांची के कई इलाकों में पानी में आर्सेनिक की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से कहीं ज्यादा पाई गई है। इससे शहर में जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। देखिए खास रिपोर्ट। कहते हैं जल है तो जीवन है, लेकिन अगर इसमें जहर घुला हो तो क्या जल और कैसा जीवन। रांची के कुछ इलाकों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने इससे कई तरह की बीमारियों की शिकायत की है।
सब बच्चा लोग देखिए एकदम बहुत सब सुस्त रहते हैं बच्चा लोग, मतलब सो गए तो उठने नहीं, बहुत दर्द रहता है सबका बदन में। मेरा एक बड़ा लड़का है, उसका तो हमेशा ही समझिए कि इलाज ही चल रहा है, जब से पानी उसका एकदम पेट ही सही नहीं रह पाता है, बहुत परेशानी हम लोग को पानी की वजह से। कई जगहों से शिकायत मिलने के बाद रांची नगर निगम ने जब पानी की जांच के आदेश दिए तो जांच रिपोर्ट में भी पानी में आर्सेनिक मिला होने की पुष्टि हुई। प्रशासन ने लोगों से पीने, खाना बनाने और नहाने में इस पानी का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की है। धीरे धीरे स्किन में कुछ तरह का पिगमेंटेशन होता है, बाल झड़ जाता है और स्किन का कैंसर भी होने की संभावना है। तो पथलकुदवा में आर्सेनिक निकला हुआ था और उसमें हमारे नगर निगम के माध्यम से और पीएचडी दोनों मिल करके जांच भी करवाए हैं और जांच करवाने के बाद में सही पाया गया कि उसमें आर्सेनिक है। विशेषज्ञों का कहना है कि 1 लीटर पानी में आर्सेनिक की मात्रा 0.005 मिलीलीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि जांच रिपोर्ट में आर्सेनिक की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से कहीं ज्यादा पाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेल की दुनिया से। भारतीय हॉकी टीम आज हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मलेशिया के खिलाफ भिड़ेगी। भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज करके पिछली हार का बदला भी चुकता करना चाहेगी। भारत को अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6-2 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। भारत पिछले साल ही इंडियन एशियन गेम्स में खिताब जीतकर पहले ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुका है। बात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की। लंदन में खेले जा रहे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में दूसरे दिन स्विट्जरलैंड के स्टार खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने बोस्निया के दामिर जुमहूर को हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली। वहीं एक दूसरे मैच में स्पेन के राफेल नडाल भी ब्राजील के टॉमस बलूची को एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-4, 6-2, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए। इसके अलावा ब्रिटेन के एंडी मरे और नीदरलैंड के पेट्रा क्विटोवा भी दूसरे दौर में जगह बनाने में कामयाब रहीं। हालांकि ये स्टार खिलाड़ी रोमानिया की सिमोना हेलेप, स्लोवाकिया की याना कैपेलोवा से 5-7, 6-4, 6-3 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। और अब खबर एक नन्ही भावी पर्वतारोही की। पहाड़ों पर लोगों को चढ़ते हुए तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी 19 महीने के बच्चे को दीवार पर चढ़ते देखा है? सोशल मीडिया पर जारी हुए इस वीडियो को देखकर एक बार आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये कारनामा कर दिखाया है अमेरिका के एरिजोना प्रांत की एक बच्ची ने। एली ने 2 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़कर सबको हैरान कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कर्ज नहीं चुका पाने वाले ग्रीस बना पहला विकसित देश। यूरोपियन यूनियन का तत्काल मदद से इनकार। आज फिर होगी बातचीत। इंडोनेशिया में विमान हादसे में 116 लोगों की मौत। रिहायशी इलाके में मलबा गिरने से कई इमारतों को नुकसान। भारत समेत कई देशों ने जताया दुख। प्रधानमंत्री आज करेंगे डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत। डिजिटल लॉकर और ई शिक्षा जैसे कई कार्यक्रम होंगे शुरू। निवेश और रोजगार को बढ़ावा। महाराष्ट्र के आरोपी मंत्रियों पंकजा मुंडे और विनोद तावड़े के खिलाफ साझा रणनीति अपनाएंगे कांग्रेस और एनसीपी। पंकजा के खिलाफ कांग्रेस का सबूत पेश करने का दावा। और अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। 5000 भक्तों का पहला जत्था रवाना। सुरक्षा का जायजा लेने जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज जाएंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह।